Welcome back. We were talking about anthropomorphization of corporations. यह कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के मिजाज की बात करते हो कि जी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का तरीका और है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का तरीका और है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप दो सेक्टर्स को एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर रहे हो, आप दो सेक्टर्स को पर्सोनिफाई करके अपना एक्सप्रेशन वो कोट कर रहे हो। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की जो एग्जिस्टेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्रेशन वहां से शुरू होती है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देने के बाद उसके अंदर एपिस्टेमोलॉजिकल जो नॉलेज बिल्डिंग है उसको रेफर करती है और वहां से विल बी रेफरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेथोडोलॉजीज, फेनोमेनोलॉजीज, और फिर हम अपने हाइपोथेसिस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करके उनको फाल्सिफाई करके उनको चैलेंज करके कोशिश करेंगे कि विद एविडेंस एंड रीजन हम चीजों को प्रूव वो कर सकें। सो ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट कंसर्न है जिस पे ये सारी डिबेट वो चलती है। अब हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हम चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली वो डेवलप करें, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज वो देखते हैं कि ये सारी डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो थी ये डेवलप कैसे हुई और वक्तन फवक्तन इसमें क्या क्या इजाफा वो होता रहा। सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से बात शुरू होगी, देन विल बी टॉकिंग अबाउट नियो क्लासिकल, देन मॉडर्न, देन पोस्ट मॉडर्न। तो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इन थ्योरीज को वो गो थ्रू करने लगे हैं। यहां पर मैंने कोशिश ये की है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को मैं डिफाइन करूं, उसके बाद उस थ्योरी में डिस्कस किए जाने वाले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वो आपसे शेयर करूं और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो आपसे शेयर करूं। तो ये एक बड़ा डिटेल्ड हमारे पास डिस्कशन बन जाएगा जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको चंद ही स्लाइड्स में वो कंप्रीहेंड कर लेंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी which says that initially the whole story started with commerce and industrial revolution, still valid in some industrial areas in present days. The time when we are supposed to start to speak about classical theory is about the year 1930. Okay, उस दौर में क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था इट वाज कमिंग इन, और जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे इस क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में दे वर द लीडिंग आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रेटजी। ठीक है, अभी जैसे आपको मैंने एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमनाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ह्यूमन एलिमेंट है और एक मटीरियल एलिमेंट है। तो क्लासिकल मॉडल वाज टॉकिंग अबाउट द मटीरियल एलिमेंट। ओके, सो द लीडिंग आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रेटजी। अब ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह आप मार्केट ओरिएंटेशंस की बात करते हो, मार्केट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो, जिसमें के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट, इस तरह के आपके आइडियाज आते हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से निकलकर अब जो चीज हमारे सामने आ रही है, जो मॉडर्न इंप्लीकेशन है सारी डिस्कशन की, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या करते हो कि आप प्रोडक्शन पुश की बजाय डिमांड पुल की बात वो करते हो। और जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स की बात कर रहे हैं, तो दरअसल हम ह्यूमन एलिमेंट को पार्ट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट का। ओके, तो द बेसिक फंडामेंटल डिस्कशन रिलेटेड टू द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन रिलेटेड स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक गोल्स। इसमें सिर्फ मटेरियल कंसर्न की बात की गई थी। द एक्सेप्टेड वे फॉर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इज थ्रू सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। The maximum results of production are achieved through specialization and division of labor, जो typically एडम स्मिथ की थ्योरी से आपके कॉन्टेक्स्ट डेवलप करता है। So rational economic
principles are the moving power within the organizations and individuals' acts. Important and popular face of the classical organizational theory is no doubt, as I said, is Adam Smith. अब इस theory की strength क्या थी? The basic strength behind this theory development was focus on improving production through division of labor, specialization. तो ये तमाम ideas हमारे पास आए. From economic goal, the theory allows organization of labor divisions, organized planning models, organizational functions in circumstances of limited resources. लेकिन इस theory में जो major weakness थी, that was, as the strength part is focused on production, then from another point of view, this principle reduces the human component and value the machine. अब ये बड़ा important expression है कि हमने human को पसे पर्दा कर दिया और machine की जो empowerment थी हमने उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी. So the individual creativity and craftsmanship is neglected in the name of industrial revolution and capital. ये आपका बहुत important expression है. So the theory is concentrated on structural organization more than on individual potentials and creativity. और एक लम्हे को आंखें बंद करके जरा अपनी इंडस्ट्री पे नजर डालिएगा and you'll come to know कि वहां पर production oriented manifestation है कि वहां पर human element को focus और promote किया जाता है. And you'll get the answers कि are we still in 1930 or we are moving in 2021. अब आइए नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के ऊपर. सेकेंड फेज में 1940 के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया. This theory starts in the year 1940 with the main intention to be an opposite theory of classical theory. The fundamentals of the theory is to incorporate humans in the decision-making structures and administrative units. The neoclassical organizational theory proclaimed that the organization cannot exist isolated from the environmental path, which is in direct association with environment as well as human element. अब इस थ्योरी की जो न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हमारे सामने आई, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या थी? फोकस ऑन द omissions in the classical organizational theory and with clear intents to fix and improve them. This aims and goals to lead to new researches in the organizations, new processes and strategies, new coordinations and administrative units. Thanks to the neoclassical organizational theory, it is possible already to incorporate new professional in the organization's sociology and human resources. तो यहां पर अब हम सिर्फ मटेरियल डिस्कशन और आउटकम ओरिएंटेशन से निकलकर हम मीन्स के ऊपर भी बात करना वो शुरू हो गए. तो हमने जो एक कॉन्सेप्ट था मैकियावेलियनिज्म का, जिसमें वी यूज्ड टू से कि एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स, तो हमने कहा कि नो, इन नियो क्लासिकल मॉडल द मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द एंड्स. लेकिन जब हम न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो इसके अंदर वीकनेस क्या थी? इन जनरल इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द न्यू क्लासिकल थ्योरी डू नॉट हैव एनी क्लियर स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी. ये ड्रॉबैक है. मेन गोल इज टू अटैक क्लासिकल थ्योरी एंड टू ब्रिंग न्यू एलिमेंट्स इनटू बिजनेस स्ट्रेटजीज, मिशन, विजन एंड वैल्यूज. इसके बाद हमारे पास एक थर्ड दौर आता है. क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल के बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी का मॉडल एक प्रेजेंट होता है. अब इस ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी में, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, इट वाज सेड कि ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी इज लिंक्ड विद नॉन ह्यूड्रॉन एक्सपेरिमेंट जो कि जनरल इलेक्ट्रिक प्लांट्स के हवाले से कंडक्ट किए गए थे 1924 से 1929 तक. और इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे ये आज भी वैलिड तस्वुर वो किए जाते हैं. ओके, सो ऑल थ्योरीज डू नॉट डाई. सम थ्योरीज आर मोर प्रैक्टिकल एज कंपेयर टू द प्रैक्टिकलिटीज. So the model of the theory has two directions. Number one, increased value of the operations of the industrial organizations and increased the number and significance of the educated employees in the organizations. तो अब इस मॉडल में हमारे पास दोनों कंसर्न्स वो हाईलाइट होते नजर आए, स्ट्रक्चरल भी और ह्यूमन एस्पेक्ट भी. अब ह्यूमन रिसोर्स जो थ्योरी डेवलप हुई जिसके बैकएंड के ऊपर जो ह्यूड्रॉन स्टडीज थी जनरल इलेक्ट्रिक के प्लांट के ऊपर, अब उस 5 साल के अंदर जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ्स जो क्रिएट हो रही हैं, दे आर अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड एरियाज आर डेवलप्ड. और इसके ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि वो बेसिक फाइंडिंग्स क्या थी. लाइक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स जिनके ऊपर इससे पहले बात नहीं की जाती थी, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशंस, एजुकेशंस,
इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, ह्यूमन रिलेशंस एंड कोऑपरेशन। तो इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन वो इस थ्योरी, इस मॉडल के तहत वो हमारे सामने आती है। इन दिस वे द फाउंडर ऑफ द थ्योरी एल्टन मेयो believes that the human creativity and open communication will be stimulated. तो ये हमारे पास कंसर्न्स बेसिक डेवलप हुए, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी की वीकनेस जो हमारे सामने आई, दैट वाज among the different organizations with strong focus on employees and socially oriented strategy is noticed that individuals are not interested from economic factor. So in this case, the individual understanding could differ from organization strategy. एक क्लैश हमारे सामने क्रिएट होता नजर आया. It could affect on the efficiency and business results. कि अगर जब हमने बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बात करनी शुरू की, तो जो मटेरियल कंसर्न्स थे, दे आर समहाउ नेग्लेक्टेड. अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जो कि इस फील्ड में डेवलप हुई, विच इज नेम्ड एज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की जब हम डिस्कशन करेंगे, तो इट इज सेड कि द मॉडर्न थ्योरी इज क्लासिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस एज रैशनल इंस्टीट्यूशंस विद फॉर्मल अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम. तो जो सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम्स इंटेलिजेंस, ये जो सारे कंसर्न्स थे, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में बातें वो की गई थी. सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. पहली बात तो ये डिस्कस हुई, विदाउट एनी क्लियर मैनेजरियल हायरार्की, जिसमें के ऑर्गेनिक जो अप्रोच थी, इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, जिसमें कि हम टिपिकली चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइंस ऑफ अथॉरिटी की बात नहीं करते हैं, जिसमें हम हायरार्की लाइंस डेवलप नहीं करते हैं, जबकि हम क्रॉस द बोर्ड हम बात करेंगे क्रॉस हायरार्किकल एंड क्रॉस फंक्शनल वर्क ग्रुप्स और वर्क टीम्स का, जिनको के प्रोजेक्टाइज्ड असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी. तो जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का तस्वर है, दैट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. अब आपको इस बात का भी मुख्तसर सा अंदाजा वो हो रहा होगा कि आप जितने भी मॉडर्न एक्सप्रेशन यूज करते हो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी, उन सब के बैकएंड के ऊपर सर्टेन थ्योरीज आर ऑपरेशनल. ओके, तो क्रॉस हायरार्की, क्रॉस फंक्शनल वर्क ग्रुप्स, वर्क टीम्स, ये तमाम एक्सप्रेशंस आर एक्चुअली द आउटकम ऑफ दिस मॉडल, दिस थ्योरी. सो मेन रोल प्लेयर्स आर टीम लीडर्स, coordinators across departments. In these circumstances, such organizations need different types of management in relation with modern self-managed organizations. Many aspects and factors could be could be included as a main drivers from evolution of the organization. तो अब इस थ्योरी के तहत जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए, मैंने उनको यहां पर, उन कंस्ट्रक्ट्स को, उन एस्पेक्ट्स को यहां पर कोट किया हुआ है. We started talking about individual group state of consciousness, व्यूज ऑफ लाइफ के बारे में बात शुरू हुई, वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ कंडीशंस के ऊपर बात शुरू हुई, वैल्यूज एंड एथिक्स पे बात शुरू हुई, ईगो डेवलपमेंट के ऊपर बात शुरू हुई, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स को वो मद्देनजर रखा गया, लीडरशिप मॉडल एंड रोल मॉरल कोड को वो डिस्कस किया गया, पॉलिटिकल एंड सोशल इवैल्यूएशंस के जो टॉपिक्स थे, दे वर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड. So as a consideration, modern organizations are sustainable. अब अगर आप कंपैरिजन पीछे से देखो कि हमारे पास क्लासिकल, नियो क्लासिकल, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर सस्टेनेबल एंड मोर ऑर्गेनिक. इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो इनकॉर्पोरेट हुआ. तो अगर आप ये कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में हमें मिली, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो विद द मेन approach to be learning organizations and they expect same approach and understanding from the employees, the modern organization could be analyzed as a simple alive machine environmental organism. तो अब ये वाले एक्सप्रेशंस आप देखिए कि जो डेवलप होने शुरू हुए इन रिलेशन विद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. अब इस थ्योरी की मेन स्ट्रेंथ क्या थी? जैसे आपको मैंने बताया कि मेन स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस थ्योरी वाज फ्लेक्सिबिलिटी. तो इट वाज इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल, globally acting without geographical and communication boundaries. तो जो आपके एक्सप्रेशंस थे लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन, कि जिसमें हम लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को मिक्स करके बात कर लेते हैं, वी यूज द वर्ड ग्लोकलाइजेशन. तो ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशंस थे अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. So many organizations are linked with same goals and visions. Organization with deep
internet and call communication requires little face time, which for the employees is well accepted as a flexible working time. तो अब आपके लिए फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्स प्लेस, ये जितने कॉन्सेप्ट्स आप यूज करते हो मैनेजमेंट में, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के मरहूने मिन्नत थे. लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के भी हमारे पास वीकनेसेस वो आनी शुरू हो गई. And those weaknesses are in the open and more organic organization. It is observed that there is a lack of management structure. Okay, तो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज थे, जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशंस थी, वो इग्नोर होनी शुरू हो गई. Therefore, structural weaknesses were the outcome of this implication of modern organizational theory. So it is considered that project-based teams are unstable and need balance between project goals, technical goals, costs, and work quality. There is lack of face time in leading to creativeness and team strengths and corporation. तो अब आपको मैंने फोर्थ स्टेप के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडर्न थ्योरी जो है उसके बिहाइंड बताया कि वीकनेसेस जो है वो क्या क्या हैं, जिसमें के लैक ऑफ फेस टाइम, उससे क्रिएटिवनेस को जो लीड करना था वो कम हो गया, टीम का जो एक्सप्रेशन था वो हमारे साथ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था तो जरूर, लेकिन वो अनस्टेबल काउंट वो होना शुरू हो गया, और टीम्स के दरमियान जो कोऑपरेशन, जो डिपेंडेंसी थी वो चैलेंज होनी शुरू हो गई. देयरफॉर हमारे पास एक फिफ्थ डोर वो डेवलप हुआ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नियो मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. अब नियो मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की कुछ डिटेल को देखिए. It was discussed that the neo-modernism, the main idea is that development of the organizations is possible when putting the individuals in the center of organization. अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जिसमें हमने एक इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर वो डिक्लेयर कर दिया. अब उसके हवाले से भी आपको मैं मिंट्सबर्ग का मॉडल और डिफरेंट मॉडल्स दिखाता हूं कि किस तरीके से नियो मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हमने इंडिविजुअल को एक सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो दिया. इन ऑर्डर टू बी अप्लाइड टू द मैनेजमेंट एक्शंस एंड लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, नियो मॉडर्निज्म एम टू डेवलप सोशल फंडामेंटल्स. ठीक है, तो यहां पर जो हमारा मेन कंसर्न आया, दैट वाज डेवलपिंग सोशल फंडामेंटल्स. मैं डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो आपके साथ हाईलाइट कर रहा हूं. In this understanding, organizations are designed around their individual, their beliefs, their experience and interests. अब ये तमाम चीजें हाईलाइट होनी शुरू हो गई. Focusing on individual as an ecosystem, the neo-modernist organization includes the assertion that organizations need definitely leadership एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. अब चूंकि मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज किया जा रहा था, तो नियो मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर एम्फेसिस वो बहुत किया. सो अ डिफरेंट नियो मॉडर्निस्ट अप्रोच इज आल्सो वैलिड, that all members of the organization must have same managerial level and decision making power. तो ये अब इसके मेन जो हासिल कलाम थे वो हमारे पास आते हैं. अब इस मॉडल की स्ट्रेंथ देखिए. इस मॉडल की मेन स्ट्रेंथ थी कि पुटिंग इंडिविजुअल्स फर्स्ट, सरफेसिंग द न्यू वेव. तो जो पैराडाइम शिफ्ट की हम बात करते हैं वो पैराडाइम शिफ्ट आपका नियो मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की आउटकम है. So surfacing the new wave, focusing on human issues in the organization. The neo-modernism approach is a combination of science, scientific technique, and the neo-modernist challenge, जिसके भी हम जिक्र करेंगे अगली स्लाइड्स में. Main idea of neo-modernist challenge is a common understanding and relationship between organization's culture, strategy, design, and society. तो ये इसके major constructs थे. Neo-modernism approach in organization is to develop management and leadership in different levels of organization. और हमारे पास बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो गए, जैसे कि टोटल लीडरशिप का आइडिया हमारे पास एक इवॉल्व करता है. So multi-layer corporation is a significant element in the new organization and customer individual centered philosophy. ये सब चीजें थी जिसके ऊपर इस न्यू मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर बात की गई. लेकिन न्यू मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की भी हमारे पास वीकनेसेस मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वीकनेस यहां पर दर्ज है कि मोर सोशियोलॉजी अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स एंड कल्चर, opposite to the classical theory where the approach is that the capital is driving the organization.
From neo-modernism perspective, the technologies were defined as organizational models and standards, losing the human face approach in human relationship. So यहां पर कंप्रोमाइजेस हमें कुछ नजर आते हैं इस न्यू मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंदर, कि जिसमें एक तरफ जहां पर हम स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अक्सर औकात जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज, उनको हम इग्नोर वो भी कर रहे हैं. सो देयरफॉर एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत थी बिटवीन द मटेरियल अप्रोच एंड द ह्यूमन अप्रोच. अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की. अब नो डाउट मैंने स्लाइड्स के ऊपर काफी मटेरियल वो रखा हुआ है. उसकी मेजर रीजन मैंने आपको आइडेंटिफाई की थी शुरू में भी कि आई वांटेड टू डिस्कस विद यू एवरी एक्सप्रेशन, ताकि आप उसको खुद से भी पढ़कर वो बात को समझने की कोशिश करो. और एज आई एम टिकलिंग द very deeper implications and the philosophical discussions related to the organization, therefore I try to come up with most precise explanations which are possible. So यहां पर अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का रेफरेंस देखते हैं. जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज कंसिडरिंग द न्यू व्यूइंग ऑफ द वर्ल्ड एंड न्यू फिलॉसफी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, जिसके तहत हम एक न्यू ईरा उसकी बात करते हैं. और उस न्यू ईरा में जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, दे आर नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्लेस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये बात डिस्कस की जानी शुरू हुई. फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम, इसके ऊपर एम्फेसिस किया गया इन पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. और इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन वाया टेक्नोलॉजीज. अब ये वो फैक्टर था जिसके ऊपर माजी में डिस्कशन वो नहीं किया गया. अब आपको मैंने शुरू की डिस्कशन में जब हमने नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर बात की थी तो आई डिस्कस्ड अ टर्म साइबर फिजिकल सिस्टम्स. तो साइबर फिजिकल सिस्टम्स की जो इनकॉर्पोरेशन है वो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर होती वो नजर आती है, जहां पर हमने इंडिविजुअल्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू टेक्नोलॉजी वो एसोसिएट किया है. इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उसमें फ्लैट हायरार्की, टीम मैनेजमेंट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. अब जैसे आजकल के दौर में आपके पास बहुत ज्यादा डिस्कशन की जाती है सीआरएम के ऊपर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के मरहूने मिन्नत हैं. इसके अलावा मल्टी लेयर कॉर्पोरेशन, रिवॉर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, ये तमाम वो चीजें थी जिसमें के बैलेंस क्रिएट किया गया इन रिलेशन विद द प्रीवियसली डिफाइंड थ्योरीज. अब इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मल्टी लेयर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है और वो मल्टी लेयर कम्युनिकेशन ज्यादा फैसिलिटेट हो रही है थ्रू द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट. हमारे पास द पोस्ट मॉडर्निज्म में इज ए प्री रेक्विजिट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, solution and communication development, models for new leadership roles, evaluation methods, इन सब चीजों को काउंट किया जा रहा है. Postmodernism approach is aimed to operate in multinational level and develop markets and business independent from geographical boundaries. अब मैनेजमेंट साइंसेज में जब आप वर्ड पढ़ते हो बॉर्न ग्लोबल्स, तो बॉर्न ग्लोबल्स या बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो अब ये एक्सप्रेशंस कहां से डेवलप हुए? ये तमाम एक्सप्रेशंस पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से हमारे पास आते हैं. ओके, अब यहां पर आपको मैं एक इंप्लीकेशन भी साथ साथ बता रहा हूं कि इन तमाम थ्योरीज से जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप मॉडर्न कंसर्न्स में, कंटेम्पररी कंसर्न्स में वो कैसे यूज करते हो. जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन की, हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की बॉर्न ग्लोबल्स की. तो ये सब क्या है? ये इनके बैकएंड के ऊपर जो थ्योरी है दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. लेकिन इस थ्योरी की भी कुछ वीकनेसेस हैं, और वो वीकनेसेस क्या है? दैट मोर टेक्नोलॉजी इज कंसंट्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच. तो जब हमने साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात करनी शुरू की, हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू किया, तो चीजें ज्यादा रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके साथ एसोसिएट होनी शुरू हो गई. सो लेस सोशल कनेक्शंस, ये प्रॉब्लम आ गई, ये वीकनेस आ गई. एंड क्रिएटिविटी आर ऑब्जर्व्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन इकोसिस्टम. ओके, तो ज्यादा जो एसोसिएशन थी वो फिर घूमकर मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ लिंक अप कर जाती है.
So the results and performance are strictly controlled and the feeling for underperform could decrease the work efficiency. तो लोगों की जो एसोसिएशन थी एज अ वैल्यू, लोगों की जो रिलेशनशिप था ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जिसके मैनिफेस्टेशन के तौर पर उनका बोर्डम, एंजाइटी, जॉब बर्नआउट, ये सब कुछ क्रिएट हो रहा था, जहां पर ह्यूमन को ये लगना शुरू हो गया कि दैट इज कंसिडर्ड ओनली एज ए कंपोनेंट इन द सिस्टम। तो ये वीकनेसेस बन गई पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की। So having global acting organizations is a prerequisite to neglect national laws and institutions. क्योंकि हम उस चीज को थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम पूरे ग्लोब के कंसिडरेशन में लेकर जाते हैं, तो वहां पर जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स थे, जो वहां पर लोकल रिस्पॉन्सिवनेस थी, वो कंप्रोमाइज बाज़ औक़ात वो हो जाती है। सो अब आपने देखा कि क्लासिकल मॉडल या क्लासिकल थ्योरी से जब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी तक पहुंचते हैं, तो हर एक थ्योरी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक थ्योरी की लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, हर एक थ्योरी ने ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एलैबोरेट करने की कोशिश वो की। अब इन तमाम थ्योरीज की रोशनी में अगर हम एक रवायती ऑर्गेनाइजेशन और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें, तो क्लासिकल मॉडल से लेकर पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट तक हमारे पास तकरीबन 8 एस्पेक्ट्स आते हैं जिनमें हम एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब वो 8 एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर हम अभी अपना एनालिसिस डेवलप करेंगे, दे आर स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हायरार्की, टीम वर्क, एम्प्लॉय मोरल, रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि रवायती ऑर्गेनाइजेशन और जो पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पर एक दूसरे के साथ मिसफिट है और कहां पर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और नो डाउट कि स्टेबिलिटी आगे चलकर सस्टेनेबिलिटी के साथ भी लिंक कर जाएगी, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकन अप एज मोर स्टेबल इन एक्टिविटीज एंड प्रोसेस। और याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी इज नॉट टेकन अप एज ए पॉजिटिव फिनोमिना। यहां पर स्टेबिलिटी से मुराद स्टैग्नेशन भी हो सकती है, एंड वंस यू आर स्टैग्नेंट तो यू आर डेड। तो ट्रेडिशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चेंज ओरिएंटेड नहीं है। यहां पर स्टेबिलिटी से मुराद जो है वो चेंज ओरिएंटेशन की कमी है। दे आर सफरिंग फ्रॉम इनर्शिया, दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टेटस को। जिसके बरक्स जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अभी हमने थ्योरेटिकल फ्रेम्स में देखा, दे आर मोर डायनामिक, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर चेंज ओरिएंटेड, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। सेकेंड पॉइंट देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर फिक्स्ड और उनके अनफिक्सेबल प्लान स्ट्रक्चर्स हैं। अब जब उनके अनफिक्सेबल प्लान स्ट्रक्चर्स होंगे तो ऑब्वियसली वो बदलते हुए तकाजों के मुताबिक अपने आप को अपडेट, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जबकि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मोर फ्लूइड, दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन वर्क फ्लो चेंजेस, दे अपडेट एंड अडैप्ट कम्पिटिटिवनेस, दे टॉक अबाउट developing competencies, they upgrade skills and knowledge. इसी तरह हायरार्की के केस में ट्रेडिशनली इट वाज डिस्कस्ड दैट दे आर हैविंग टॉल हायरार्की, जबकि मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं फ्लैट हायरार्की की। हमारे पास बैंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और आपको मालूम होगा कि जैसे बैंडिंग में हम डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स को कंबाइन करके एक बैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो टीम वर्क में we have superior observation, जबकि टीमवर्क इज ए सुपीरियर ऑब्जर्वेशन ट्रेडिशनल कंपनीज में, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में उनकी मजबूरी है टीम वर्क। क्रॉस हायरार्किकल, क्रॉस फंक्शनल वर्क ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स में वो काम करेंगे, एंड दे आर मोर प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह एम्प्लॉय मोरल में जॉब ओरिएंटेड ट्रेडिशनल कंसर्न है, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीलांसिंग, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन जो था वो इन हो गया। रिस्क मैनेजमेंट में पॉलिसी टू प्रोटेक्ट रिस्क्स, एवरी स्टेप इज प्लान्ड, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस, रेडी टू फेस न्यू रिस्क्स। यहां पर जो एक्सपोजर था इट वाज मच मोर, और जाहिर है कि उस एक्सपोजर को टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट वो कर रही थी। लाइकवाइज जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिशनल कंसर्न्स में इट वाज कंजर्वेटिव, फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट,
जिसके बरक्स जब हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन इज फ्लेक्सिबल, डायनामिक इन बिजनेस स्ट्रेटजीज, मॉडिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये रूल ऑफ द गेम वो बन गए। और वहां पर जैसे कॉन्सेप्ट्स आप लेटेस्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट के पढ़ते हो, लीन प्रोडक्शन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स थे। जबकि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न था, दैट वाज लैकिंग बिहाइंड। इसी तरह टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड, बैकवर्ड टू एक्सेप्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफिस डज नॉट मैटर। ठीक है, टेक्नोलॉजी बाउंड्रीज को ओवरकम कर रही है और बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स डेवलप कर रहे हैं जिनमें के फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइड ऑर्गेनाइजेशंस, एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इस तरह की जो चीजें थी, दे वर हाईलाइटेड, दे वर बिकमिंग नॉर्म्स ऑफ द गेम। अब हमने बहुत से हवालों से ऑर्गेनाइजेशंस को देखा। पॉइंट यह है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, क्योंकि हमने अभी थ्योरी की बात की, अब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो टिपिकल डेफिनेशन आपने आज से पहले सुनी, बोली, पढ़ी होगी, दैट वुड बी 2 or more people working together to achieve some common goal। अब हम उसी डेफिनेशन के अंदर कुछ फर्दर एडिशंस कर लेते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली composed of social entities that are goal oriented, that are goal directed. Organization is designed as deliberately structured and coordinated activity systems। ठीक है, अब मैं तमाम जो पीछे हमने डिस्कशंस की थ्योरीज की, उन थ्योरीज की रोशनी में मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहा हूं। सोशल एंटिटी के तौर पर मैंने कहा वो एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर है जिसमें के कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है, और वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सिस्टम वो इवॉल्व करेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो क्लोज सिस्टम में ऑपरेट नहीं कर रही। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस को इंपैक्ट वो कर रहे हैं। The next expression, okay, what is an organization? It is said includes large multinational corporations, family-owned businesses, as well as non-profits। तो हर तरह के लेवल को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बिहाफ पर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हम हर एस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर मीन्स टू एन एंड। ओके, जो हमारे आउटकम्स हैं उनको हासिल करने के लिए, अब वो सोशल कंसर्न्स में भी, इकोनॉमिक कंसर्न्स में भी, पॉलिटिकल कंसर्न्स में भी आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर मीन्स टू एन एंड। द कॉर्पोरेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लास्ट 100 years, क्योंकि लास्ट 100 years में जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन इतनी फास्ट है जितनी हमें पहले कभी इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में नजर वो नहीं आई। सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली, ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की। फैसिलिटेट इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन से इनोवेशन डेवलप करेगी। अडैप्ट टू एंड इन्फ्लुएंस अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, अनदर इंपॉर्टेंस। क्रिएट वैल्यू फॉर ओनर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज एंड accommodate ongoing challenges of diversity, ethics and the motivation and coordination of employees। अब आपके साथ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने का मेन मोटिव जो मेरा है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट्स, कि किन कंस्ट्रक्ट्स में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वो लेकर आ सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट वैल्यू क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ customers, owners, employees and rest of the stakeholders. You can talk about diversity, ethics, motivation, coordination. You can talk about means to ends discussion, जिसमें कि आप अपना contribution दोगे कि what do you think कि in this anthropomorphized environment of the corporations, what do you think कि किस further element को investigate करने की जरूरत वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आपको further constructs देने के लिए I have put the dimensions of organization design। अब अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन फैक्टर्स बताइए, तो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन फैक्टर्स में हमारे पास फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म, पर्सोनल रेशोज,
इस तरह के फैक्टर्स को डिस्कस वो किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आप एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में जाओ तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर से मुराद हमारे पास तीन चीजें हैं, फिजिकल आउटलुक, डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की। अब हायरार्की को जब हम डिफाइन करते हैं तो वी डेवलप अ डायग्राम जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोग्राम, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डायग्राम भी आप वो कहते हो। तो अब जब आपने एक ऑर्गेनोग्राम को स्टडी करना है तो ऑर्गेनोग्राम के अंदर हमारे पास 7 वेरिएबल्स वो काउंट हो जाते हैं। अब मैं ये जान के एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स। हमारे पास 7 वेरिएबल्स काउंट हो जाते हैं, जिसमें कि चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइंस ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इस तरह के कंसर्न्स वो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये ठहरा कि जब आप इन्वेस्टिगेट करना चाहो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिजाइन को तो यू शुड बी कॉन्शियस इनफ कि किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप अपना कंट्रीब्यूशन वो दे सकते हो। ओके, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम कैटेगराइज करें इन स्ट्रक्चरल डिटेल्स के ऊपर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो इस तरह के हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशंस वो आ सकती हैं, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर हाउस को कंपेयर कर सकते हैं एक रिटेल स्टोर से, एक रिटेल स्टोर को कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेट आर्ट एजेंसी से, और उसके बाद फिर हम इसमें अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं कि इन कंपैरिजन से हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाना वो जरूरी होगा। ठीक है, अब जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस में हमारे पास हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सब कम है। इसका मतलब क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर हाउस इज मोर ऑर्गेनिकली डिजाइंड, जिसके बरक्स अगर हम 2,50,000 एम्प्लॉइज के रिटेल आउटलेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की की जरूरत है, बहुत फॉर्मल एनवायरनमेंट की जरूरत है, वहां पर स्पेशलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज वहां पर हाई हो गई। दैट वुड मीन कि वी आर रेफरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंसर्न्स में हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैकेनिस्टिक। अब एक सॉफ्टवेयर हाउस इज मोर ऑर्गेनिक, एक 2,50,000 एम्प्लॉइज का रिटेल आउटलेट इज मोर मैकेनिस्टिक, एक गवर्नमेंट या स्टेट आर्ट्स गैलरी इज मोर मैकेनिस्टिक। ठीक है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन ये बहुत ज्यादा है। इसकी भी मेन वजह क्या है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस को देखो तो वहां पर मेजर फोकस है इनोवेशन, जबकि वॉलमार्ट, स्टेट्स आर्ट्स एजेंसी में जो मेजर फोकस है दैट इज एफिशिएंसी। ओके, एंड एफिशिएंसी आगे चलकर आपकी कॉस्ट लीडरशिप के साथ एसोसिएट वो कर सकती है। इसका मतलब यह ठहरा कि डिफरेंट तरह की कॉन्टिजेंसीज, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हमें डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और स्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रेफर वो कर रहे हैं। यहां पे हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से ज्वाइन कीजिए।